राजा की आत्मा ईवीएम में है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है, चाहे ईवीएम में करिए, कहां करिए, पता नहीं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। देश के नागरिक के तौर पर आप वोट डालते हैं, वोट डालते हुए आप चुनाव करते हैं, कैंडिडेट का या फिर नोटा का। लेकिन एक बात पक्की है कि ईवीएम में आपने कौन सा बटन दबाया, सिर्फ यही चीज आपका और इस देश का भाग्य तय करती है। हालांकि जब से चुनावों में ईवीएम की शुरुआत हुई है, तब से कई बार चुनाव के बाद ये सवाल भी खड़ा होता रहा है, ईवीएम मशीन है, क्या ये मशीन हैक नहीं हो सकती? तो आज आपको आसान भाषा में समझाते हैं ईवीएम मशीन काम कैसे करती है, ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं, अगर हाँ तो कैसे और नहीं तो क्यों नहीं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। सबसे पहले आपको बताते हैं ईवीएम के स्ट्रक्चर के बारे में। ईवीएम में 3 हिस्से होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। आप मशीन पर बटन दबाते हैं, वो ईवीएम का सिर्फ एक हिस्सा है, उसे बैलेट यूनिट कहते हैं। बैलेट यानी मतदान या वोट। वो हिस्सा जिसमें वोट दिया जाए उसे बैलेट यूनिट कहते हैं। इसमें चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है, उनके नाम और चुनाव चिन्ह के आगे बटन होता है। उस बटन को दबाने पर वोट रजिस्टर हो जाता है और एक लाल लाइट चलती है, एक टी के साउंड के साथ। इसका अगला हिस्सा है कंट्रोल यूनिट। यह आपके पोलिंग बूथ के पोलिंग अफसर के पास होता है। जब आप वोट डालने जाते हैं तब आपने नोटिस किया होगा कि एक व्यक्ति के पास एक और मशीन होती है जो बैलेट यूनिट से एक तार के जरिए जुड़ी होती है। जिस व्यक्ति के पास ये मशीन होती है उसे पोलिंग ऑफिसर कहते हैं और मशीन को कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इस कंट्रोल यूनिट के 2 काम हैं। इसी मशीन में आपका वोट सेव होता है। जब तक कंट्रोल यूनिट से मंजूरी ना मिले तब तक बैलेट यूनिट से कोई व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता, यानी बैलेट यूनिट में वो लाल लाइट नहीं जलेगी। अब बात तीसरे और बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से की, वीवीपैट। इसका पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, माने वो मशीन जो वोटर को अपना दिया हुआ वोट वेरीफाई करने का मौका देती है। जब आप वोट डालने जाते हैं, बटन दबाने के बाद बगल में लगी एक मशीन से एक स्लिप निकलती है जिसमें आपने किसको वोट दिया है उसका चुनाव निशान होता है। वो स्लिप एक डब्बे में गिर जाती है। वो स्लिप आपको नहीं दी जाती बल्कि डब्बे में रखी जाती है। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि इस स्लिप के जरिए बाद में वोट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में दिशा निर्देश दिए थे। इसके हिसाब से हर विधानसभा के 5 पोलिंग स्टेशंस पर वीवीपैट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का भविष्य वोटरों ने जिस मशीन में बंद किया है, उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम है? तीनों यूनिट सही से काम करें, इसी से सुनिश्चित होता है सुरक्षित मतदान, जो भारत के लोकतंत्र का सबसे आवश्यक पहलू है। भारत में चुनाव के इतिहास और उसकी प्रोसेस की कहानी में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो एक ऑडियो बुक का मैं नाम बता देती हूँ, इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। कहाँ मिलेगी ऑडियो बुक? कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आपको 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिलती हैं। कुकू एफएम पर 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं जिनमें आप भी जुड़ सकते हैं और इसके लिए कुकू एफएम आपके लिए लाया एक स्पेशल ऑफर। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी पहले महीने 70% छूट। इसके लिए आपको करना क्या है? आपको यूज़ करना है एक कोड LT70 का। बहरहाल आगे बढ़ते हुए जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का भविष्य। ईवीएम को लेकर 2 तरह के सवाल हो सकते हैं कि क्या मशीन को हैक किया जा सकता है, यानी क्या कोई कंप्यूटर या किसी और मशीन से ईवीएम के अंदर के वोट बदले जा सकते हैं। दूसरा, क्या वोटिंग के बाद ईवीएम बदली जा सकती है, यानी वोट डालने और काउंटिंग के बीच के गैप में क्या ईवीएम को बदला जा सकता है। ऐसा कोई रिस्क ना हो, इसका ध्यान रख के ही सिक्योरिटी बनाई जाती है। तकनीक से जुड़े रिस्क जैसे हैकिंग, इसके लिए ईवीएम टेक्नोलॉजी को समझना होगा, यानी तकनीक के मामले में इसको कैसे बनाया जाता है जिससे इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जा सके। और प्रबंधन से जुड़े मसलों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी चुनाव आयोग और प्रशासन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हैं, इसको समझना भी जरूरी है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी को समझते हैं। ईवीएम में कुछ तकनीकी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले तो ईवीएम एक स्टैंड अलोन या स्वतंत्र मशीन है, यानी ईवीएम की तीनों यूनिट्स को किसी भी भारी सहयोग की जरूरत नहीं होती है। इन तीनों यूनिट्स को किसी भी भारी मशीन से नहीं जोड़ा जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे पास फ़ोन होता है, अब हम फ़ोन को किसी दूसरे डिवाइस जैसे लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें डेटा केबल की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ या वाईफाई की ज़रूरत होती है। लेकिन ईवीएम के किसी भी यूनिट को किसी भारी मशीन से तार लगाकर या फिर वायरलेस तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता। किसी भी मशीन में अगर डेटा सेव करना है तो माइक्रो प्रोसेसर या चिप की ज़रूरत होती है। आपके मोबाइल या लैपटॉप में भी माइक्रो प्रोसेसर और चिप होती है, क्योंकि
ईवीएम में वोटिंग का डेटा सेव करना होता है, इस वजह से इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर होता है। लेकिन अगर आप हैकिंग की दुनिया से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा इस माइक्रो प्रोसेसर में भी स्विंग लगाई जा सकती है। इसे बचने के लिए ईवीएम में एक सिस्टम होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल UADM, यानी अगर ईवीएम के चिप को कंट्रोल करने की कोशिश हुई तो ये ईवीएम बंद या डिसेबल हो जाएगी। ईवीएम के डेटा से छेड़छाड़ ना हो इसके लिए इस चिप में एक और फीचर होता है, ये OTP होती है। वो वाला OTP नहीं जो आपके फ़ोन पर आता है, वो बस एक पासवर्ड होता है। OTP यानी वन टाइम प्रोग्रामेबल, यानी ईवीएम में लगी चिप में डेटा सिर्फ एक बार चढ़ाया जा सकता है। एक बार जो भी डेटा सेव हो गया उसमें और डेटा नहीं जोड़ा जा सकता, यानी अगर ईवीएम में वोटिंग के पहले छेड़छाड़ हुई तो वोटिंग के समय काम नहीं करेगी और वोटिंग बंद होने के बाद इसमें और डेटा नहीं ऐड किया जा सकता। हमने अभी आपको बताया कि वोटिंग के समय आप बैलेट यूनिट में बटन दबाते हैं, वो वोट कंट्रोल यूनिट में सेव होता है। किसी भी मशीन के अंदर हर मैसेज कोड बनकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ईवीएम में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में जब वोट जाए तो उसके कोड को पढ़ा ना जा सके, इसे एन्क्रिप्शन कहते हैं। इसके साथ ही जितनी बार बटन दबाया जाता है उतने अलग तरीके के कोड्स बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में जाते हैं, जिससे कभी भी कोई कोड पैटर्न के हिसाब से डिकोड ना हो सके। इसके साथ ही इसमें एक रियल टाइम क्लॉक भी होती है, हर वोट का टाइम और डेट रजिस्टर होता है। तो वोटिंग टाइम के बाद या पहले किसी ने अगर वोट डाला तो इसका पता डेट टाइम से लगाया जा सकता है। अब आखिरी सवाल ये कि आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबाया है, वोट उसी को गया है, ये कैसे पक्का किया जाता है? इस सवाल का जवाब हमने आपको पहले भी दिया है। इसके लिए बैलेट यूनिट के साथ वीवीपैट को जोड़ा जाता है। आप जो बटन दबाते हैं उसकी स्लिप आपके सामने निकलती है, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका वोट सही जगह गया है या नहीं। तो हो गई तकनीक की बात, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वोटिंग के समय तो आपने किसी और ईवीएम पर वोट डाला, लेकिन काउंटिंग के समय तक ईवीएम बदल गए। इसके लिए भी कुछ इंतजाम किए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इलेक्शन के पहले सावधानियां क्या बरती जाती है, इलेक्शन होने के बाद और काउंटिंग के पहले तक कैसे ईवीएम की सुरक्षा होती है, काउंटिंग के दिन इसको कैसे संभाला जाता है। इसको समझते हैं शुरुआत से। पहले एक सवाल, क्या ये संभव नहीं कि जब चुनाव नहीं हो रहे ईवीएम बदल दी जाए? इसके लिए सुरक्षा का इंतजाम होता है। चुनाव से पहले ईवीएम वेयरहाउस में रखी जाती है और इन वेयरहाउसेस को ऐसे ही नहीं खोला जा सकता। ये वेयरहाउसेस हमेशा नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने ही खुलते हैं और उनके सामने ही इन्हें बंद किया जाता है। इस प्रोसेस की वीडियो भी बनाई जाती है। अब देखिए, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तब क्या होता है। फर्स्ट लेवल चेक, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और कैंडिडेट के नाम फाइनल हो जाते हैं, सबसे पहले ईवीएम की टेक्निकल जांच होती है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के सामने इंजीनियर ईवीएम को चेक करते हैं। इस प्रोसेस की पूरी निगरानी के लिए सभी नेशनल स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के जिले लेवल के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। यहाँ पर इन सभी प्रतिनिधियों के सामने मॉक पोल किया जाता है, यानी वोट डाल के दिखाया जाता है। उस वोट को वीवीपैट की स्लिप के साथ मैच कराया जाता है। तब जांच में पास हुई ईवीएम वीवीपैट की लिस्ट बनाकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भेजी जाती है। इस बात पर भी सवाल हो सकता है कि किसी को सही ईवीएम मिली और किसी के ईवीएम में दिक्कत थी। इसके लिए रैंडमाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। रैंडमाइजेशन को एक उदाहरण से आप समझिए। मान लीजिए आपके पास 100 केले हैं और 10 लोगों में इनको बराबर बांटना है। यहाँ 2 तरीके से काम किया जा सकता है। एक, आप सबको अपनी मर्जी से एक एक केला चुन कर दें, लेकिन इसमें सवाल उठेगा कि किसी एक को अच्छे केले दे दिए, किसी को कम अच्छे। दूसरा तरीका भी है, आप सबको रैंडमली केले बांट दें, इसमें पक्षपात का आरोप नहीं लगेगा। ईवीएम के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। जिले से जब ईवीएम अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में भेजी जाती है तब हर क्षेत्र में ईवीएम को रैंडमली बांट दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचने के बाद उस क्षेत्र के पोलिंग बूथ के बीच भी जब ईवीएम बटेगी तब भी रैंडमाइजेशन के जरिए ही ये बंटवारा किया जाएगा। और ये बंटवारा भी पार्टी के प्रतिनिधियों और कैंडिडेट्स की निगरानी में ही किया जाता है। इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट्स या कैंडिडेट द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को भी ईवीएम की जांच करने का मौका देती है। कैसे? मान लीजिए टोटल 1000 ईवीएम और वीवीपैट मशीनें आई हैं। अब इसमें से कैंडिडेट अपनी मर्जी से कोई भी 5% मशीनों पर ट्रायल कर सकता है, यानी कैंडिडेट अपनी मर्जी की 50 ईवीएम चुनकर उस पर मॉक पोलिंग करेगा और वीवीपैट से पर्ची भी मिलाएगा। इसके बाद ईवीएम सभी कैंडिडेट्स की निगरानी में अलग अलग पोलिंग बूथ्स में जाएगी। कैंडिडेट अपने प्रतिनिधियों को अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर पोलिंग एजेंट के रोल में नियुक्त करते हैं। इलेक्शन के दिन वोटिंग शुरू होने से पहले सभी कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट के सामने ही एक बार फिर से मॉक पोलिंग की जाती है। उसके बाद ही वोटिंग शुरू होती है। वोटिंग के समय पोलिंग बूथ के अंदर सभी कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं। वो इस बात की निगरानी करते हैं कि वोटिंग सही से हो रही है या नहीं। वोटिंग बंद होने के साथ अधिकारी पोलिंग बूथ से ईवीएम और वीवीपैट को एक गाड़ी से कलेक्शन सेंटर पर ले जाते हैं।
कैंडिडेट या उसके प्रतिनिधि यानी कि पोलिंग एजेंट उस गाड़ी के साथ जा सकते हैं। जब सभी ईवीएम्स कलेक्शन सेंटर पहुंच जाती तब सभी कैंडिडेट्स की निगरानी में कलेक्शन सेंटर को सील किया जाता है। सभी कैंडिडेट्स या उनके प्रतिनिधियों को ये छूट दी जाती है कि कलेक्शन सेंटर की सिक्योरिटी का जायजा ले सकें। इस सेंटर को काउंटिंग के दिन कैंडिडेट और उनके प्रतिनिधियों के सामने खोला जाता है। इतनी तकनीक और इतने प्रबंधों के बाद भी क्या ईवीएम हैक हो सकती है? इसके लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। देखिए, ऐसा है कि पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दो अलग अलग चीज़ें होती है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी को देखते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि ईवीएम को लेकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके उनके पूरी प्रबंधन, उनके प्रयोग जो भी है, उसके लिए क्या प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित की है। इन दोनों चीज़ों को देख के टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को, सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप ये पाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा ढांचा खड़ा किया है जो बहुत हद तक फुल प्रूफ है। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए 100% ये कहना कि एकदम फुल प्रूफ है, वो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कितने भी आप प्रबंध करें लेकिन थोड़े कहीं ना कहीं लैप्सेस होते हैं। ये समझिए कि इस जनरल इलेक्शन में, जैसा कि उस दिन निर्वाचन आयोग ने बताया कि 10 लाख से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं, और उसमें आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 1,30,40,00,000 लोग इस प्रक्रिया में जुड़े हुए होते हैं। तो जब इस लेवल पर और इस मैग्नीट्यूड का प्रबंधन होता है तो ये पॉसिबल है कि कहीं एक न एक जगह कोई थोड़ा बहुत लैप्स हो जाए। लेकिन इस चीज़ से संतोष होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए कि कोई भी जो प्रॉब्लम आती है, चाहे टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको रिस्पॉन्ड करने का निर्वाचन आयोग का एक बहुत सुदृढ़ तरीका होता है। हमने एक्सपर्ट से दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर उठने वाले सवाल भी पूछे। जैसे अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को ट्रंप ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और ट्रंप के अधिकतर समर्थक मानते हैं कि 2020 चुनावों में मशीनों के जरिए हेराफेरी हुई थी। इस पर एक्सपर्ट क्या बोले वो भी आपसे। नहीं, देखिए, किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन में अपनी हार की वजह से शिकायत करने की का इख्तियार है, वो कर सकता है, और उसको शिकायत करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा और आपके मार्फत आपके दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो कानूनी प्रक्रिया है, जब इलेक्शन होता है और जब उनके रिजल्ट घोषित होते हैं, तो रिजल्ट घोषित होने से पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी कैंडिडेट ये रिक्वेस्ट कर सकता है रिटर्निंग ऑफिसर को कि भाई मैं तो पर्चियां गिनवाना चाहता हूं, आप पर्चियां गिन के जो वीवीपैट मशीन में गिरी है उनको गिन के मेरी तसल्ली करिए कि जो ईवीएम में रिजल्ट आया है और पर्चियों में जो आया है वो सही है। और वो रिटर्निंग ऑफिसर को इख्तियार है कि वो उस दरखास्त को माने या ना माने, लेकिन प्रावधान है। दूसरी चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 मशीनों को रैंडमली पिक करके और उनका मिलान किया जाता है तसल्ली करने के लिए। तीसरी चीज यह है कि जितनी भी आज तक इलेक्शन पिटिशंस हुई हैं हारे हुए कैंडिडेट्स द्वारा, मुझे नहीं ऐसा याद पड़ता कि किसी ने ये आरोप लगाया हो कि जी ये वीवीपैट की स्लिप्स को आप दोबारा गिनवाइए, उससे मेरी तसल्ली हो। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। अंत में एक और बार याद दिला दें, कुकू FM ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हुए LT70 कूपन कोड जरूर डालें। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसे लिखा था हमारे साथी आकाश ने। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।